सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 11 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी मई 2024 में भारत और किस देश के बीच शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा फ्रांस। तो एक्सरसाइज का नाम क्या है? शक्ति एक्सरसाइज। किन दो देशों के बीच में? भारत और फ्रांस के बीच में। कब से कब तक? 13 से लेकर 26 मई 2024 तक। और कहां पे? मेघालय के उमरोई में। इस बार 2024 में ये इसका 7वां संस्करण है। ये एक द्विवार्षिक अभ्यास है यानी कि हर 2 साल में होने वाला। पहली बार ये 2011 में हुआ था और जो आखिरी बार इसका 6वां संस्करण हुआ था वो 2021 में हुआ था फ्रांस में। अच्छा चलो एक बार फिर आपको सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज यहां पे मैं रिवाइज करवाने वाला हूं। अभी मैंने कल के वीडियो में भी आपको रिवाइज करवाई थी 2024 की सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। तो अब आपको मेरे साथ साथ बोलते हुए चलना है ताकि आपको ये यहीं पे याद हो जाए। जैसे कि इस साल की पहली एक्सरसाइज हमने पढ़ी थी डेजर्ट साइक्लोन। भारत और यूएई के बीच में हुआ था। ये कहां पे हुआ था? राजस्थान के थार रेगिस्तान में। सहयोग काजिन एक्सरसाइज भारत और जापान के तटरक्षक बलों के बीच में हुआ था। ये कहां पे? चेन्नई में। अयुत्या एक्सरसाइज पहली बार इसका आयोजन हुआ भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ था। ये साइक्लोन एक्सरसाइज इस बार इसका दूसरा संस्करण था। भारत और इजिप्ट के बीच में हुआ। ये कहां? इजिप्ट में। खंजर एक्सरसाइज इस बार 11वां संस्करण हुआ था भारत और किर्गिस्तान के बीच में। कहां पे? हिमाचल प्रदेश के बकलो में। स्टीड फास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज का आयोजन नाटो ने किया था। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में हुआ था। ये अरब सागर के ऊपर। और सदा तनसीक एक्सरसाइज पहली बार इसका आयोजन हुआ। पहला संस्करण था मतलब भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ। ये राजस्थान के बीकानेर में। वायु शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स ने इसका आयोजन किया पोखरण राजस्थान में। मिलन एक्सरसाइज भारतीय नौसेना ने आयोजन किया था। लगभग 50 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया था। कहां पे हुआ था? विशाखापट्टनम में। दोस्ती एक्सरसाइज 16वां संस्करण हुआ अभी भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में। कहां पे? मालदीव में। और समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज भारत और मलेशिया के बीच में हुआ। ये विशाखापट्टनम में। सी डिफेंडर एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के तट रक्षक बलों के बीच में हुआ था। ये अंडमान निकोबार के कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में। कटलेस एक्सप्रेस एक्सरसाइज ये बहुत सारे देशों के बीच में हुआ था। लगभग 16 देशों ने हिस्सा लिया था जिसमें भारत भी एक देश था। भारत का आईएनएस तीर ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये हुआ था कहां पे? सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया में। और इसके अलावा सेशल्स के साथ अलग से हमने एक्सरसाइज किया था भारत और सेशल्स के बीच में, जिसका नाम है लिमिट। ये एक्सरसाइज ये सेशल्स में ही हुआ था। टाइगर ट्रैम्प एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। ये भारत के पूर्वी समुद्री तट पर। गगन शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स ने आयोजन किया था। भारत के अलग अलग स्थानों पे हुआ था। ये 10 दिनों तक चला था। धर्मा गार्जियन भारत और जापान के बीच में हुआ था। ये राजस्थान में। डस्टलिक एक्सरसाइज इस बार 5वां संस्करण हुआ था भारत उज्बेकिस्तान के बीच में। उज्बेकिस्तान में ही हुआ था। सागर कवच एक्सरसाइज ये भारत के जितनी भी समुद्री सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके बीच में हुआ था। ये लक्षद्वीप में। एक विक्टस हेज नाम का एक्सरसाइज हमने पढ़ा था। अमेरिका की जो स्पेस फोर्स है उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में पहली बार हम युद्ध अभ्यास करेंगे और उसका नाम है ये विक्टस हेज। एक पूर्वी लहर अभ्यास याद रखना भारतीय नौसेना ने आयोजन किया था इसका भारत के पूर्वी तट पर। और अभी हमने पढ़ा था गगन स्ट्राइक सेकेंड भारतीय सेना और वायुसेना के बीच में, या इन दोनों ने मिलकर के इसका आयोजन किया था अभी पंजाब में। तो यहां पे एक बार फिर से हमने 2024 की जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज थी वो सारी एक साथ यहाँ पे रिवाइज कर ली है। और इसी तरह से अगर आप मेरे साथ साथ बोलते रहोगे तो आपको ये चीजें यहीं पे याद हो जाएंगी। ये मैं पुराने स्टूडेंट्स को नहीं बता रहा हूं क्योंकि उन्हें तो पता है। जो नए स्टूडेंट्स अगर कोई देख रहे हैं उनको बता रहा हूं ताकि उनको भी हमारे पढ़ाने का तरीका पता चले और उनको पता चले कि पढ़ना कैसे है। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा लेकिन फ्रांस की भी स्टैटिक अगर हम देखें तो फ्रांस की स्टैटिक आप जानते हो कैपिटल पेरिस है, जहां पे इस बार 33 नंबर के समर ओलंपिक हो रहे हैं और करेंसी यूरो होती है। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है। इनसे भी एक प्रश्न बनेगा कि अभी 75 नंबर का हमारा जो रिपब्लिक डे था उसमें ये चीफ गेस्ट रहे थे। यहाँ के प्रधानमंत्री से भी प्रश्न बन जाता है। अभी नया अपॉइंटमेंट था। ये फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक यानी कि गे प्रधानमंत्री बने थे। गैब्रियल एटल इनका नाम है, तो ये भी ध्यान में रखना। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट ये कहां पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा आइसलैंड में। तो याद रखना अभी दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट शुरू हुआ है जो कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखेगा और उसे जमीन के अंदर चट्टानों के रूप में स्टोर कर देगा। बात करें ये प्लांट किस कंपनी ने बनाया तो क्लाइमवर्क्स एजी नाम की कंपनी है। ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है। कहां पे बनाया? आइसलैंड में बनाया है। प्लांट का नाम है मैमथ। और इस प्लांट की कैपेसिटी, इसकी क्षमता की बात करें तो हर साल 36,000 टन कार्बन सोख लेगा ये वातावरण से।
और मैं आपको याद दिला दूं या बता दूं, अगर आप क्रैक एग्जाम चैनल से काफी पुराने समय से जुड़े हुए होंगे तो आपको याद होगा शायद 2021 या 2022 में मैंने आपको पढ़ाया था कि इसी तरह का एक प्लांट आइसलैंड में ही ओपन हुआ था और वो इस तरह का काम करने वाला, यानी कि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला और उसे जमीन के अंदर चट्टान के रूप में कन्वर्ट करने वाला वो दुनिया का पहला प्लांट बना था। उसका नाम ओरका था। लेकिन ये वाला जो मेमथ नाम का जो प्लांट है ये उससे 10 गुना बड़ा है। तो आप प्रश्न में देखोगे तो मैंने ऐसा नहीं लिखा कि ये दुनिया का ऐसा करने वाला पहला प्लांट है, क्योंकि पहला तो पहले ही ओपन हो चुका है। ये उससे 10 गुना बड़ा है। तो मैंने प्रश्न को इसी तरह से लिखा है कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहां पे शुरू हुआ है, तो आइसलैंड में ही। बात समझ में आ रही है? और इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न आपको करवाता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला पहला देश कौन सा है, तो फिर आप उत्तर करना डेनमार्क है। ये भी हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था। देखो बात यहां पे आइसलैंड की है, तो ये रहा मैप में आइसलैंड। कैपिटल क्या होती है? रिग्जेविक। करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना और प्रधानमंत्री हैं बजरनी बेंडिक्सन। आपको याद हो तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 आया था, उसमें टॉप पे आइसलैंड रहा था। भारत उसमें 126 नंबर पे था टोटल 163 देशों में से। और पिछले साल ही जो वर्ल्ड सेफिएस्ट कंट्री 2023 की लिस्ट आई थी उसमें भी टॉप पे आइसलैंड ही था। तो ये अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता, तो आंसर होगा काइरेन विल्सन। काइरेन विल्सन ये एक इंग्लिश प्रोफेशनल स्नूकर प्लेयर हैं और अभी इन्होंने ही वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीत लिया है और ये उनका पहला स्नूकर विश्व खिताब है। वे इंग्लैंड से हैं और यहाँ पे उन्होंने फाइनल में किसको हराया? जैक जॉन्स को हराया है। और आप कह सकते हो कि वे विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीतने वाले 23वें खिलाड़ी बन गए हैं। अच्छा, भारत में जो टॉप स्नूकर प्लेयर है या सबसे चर्चित जो स्नूकर प्लेयर है उनका नाम याद रखना, पंकज आडवाणी है। इनका नाम आपको पता ही होगा वैसे भी। और अभी विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का खिताब इन्होंने जीता है, तो इनका नाम भी याद रखना, काइरेन विल्सन इनका नाम है। ये इंग्लैंड से आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी दुनिया के टॉप 50 सबसे अमीर शहरों की सूची आई है, उसमें भारत के कितने शहर शामिल हैं? तो आंसर होगा 2। तो अभी हेनले एंड पार्टनर्स और एक फर्म है न्यू वर्ल्ड वेल्थ, इन्होंने मिलकर के दुनिया के टॉप 50 सबसे दौलतमंद शहरों की लिस्ट जारी की है और उस रिपोर्ट को, इस लिस्ट को नाम दिया है वेल्दिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024। और इस लिस्ट में पहली बार 2 भारतीयों को भी शामिल किया गया है, मुंबई और दिल्ली। इस लिस्ट में मुंबई 24वें स्थान पर है तो दिल्ली 37 नंबर पर है। और इसमें रैंकिंग किस हिसाब से दी गई है, तो इसमें यह देखा गया कि किस शहर में सबसे ज्यादा करोड़पति निवास करते हैं, तो इस हिसाब से ये रैंकिंग दी गई। इसमें टॉप पर न्यूयॉर्क है, सबसे ज्यादा करोड़पति लोग न्यूयॉर्क में रहते हैं। और भारत से 2 शहर इसमें शामिल है, मैंने बताया, मुंबई और दिल्ली। मुंबई इसमें 24वें स्थान पर है तो दिल्ली 37 नंबर पर है। ये आपको ध्यान रखना है। बस इतनी सी ये रैंकिंग है। चलो, रैंकिंग एंड इंडेक्सेस वाला प्रश्न है, तो आपको अभी 2024 में जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हमने पढ़े, सूचकांक पढ़े, वो आपको रिवाइज करवाऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो इस साल की जो पहली रैंकिंग हमने पढ़ी थी, जो पहला इंडेक्स था वो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स था। उसमें भारत 93 नंबर पे था, टॉप पे डेनमार्क था। इसको जारी किया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। फिर स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 आया था, इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़े थे। और मैं बार बार आपको जब भी इंडेक्स वाला प्रश्न पढ़ाता हूं तो ये तो पढ़ाता ही हूं, और अभी किसी एग्जाम में यहां से एक प्रश्न भी आया था, तो इसे फालतू मत समझना। तो क्या है पॉइंट्स, जैसे कि एक तो ये था सबसे क्लीन सिटी कौन सा है, तो इस बार 2 थे, इंदौर और सूरत। लेकिन याद रखना 1 लाख से कम आबादी में पूछेंगे तो महाराष्ट्र का शाश्वत है। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड में मध्य प्रदेश का महू छावनी बोर्ड, राज्यों में महाराष्ट्र है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर में वाराणसी और प्रयागराज है, और सफाई मित्र शहर चंडीगढ़ है। एक हिम तेंदुआ रिपोर्ट याद रखना, क्योंकि इस बार पहली बार ये आई थी। 3 पॉइंट ही आपको इससे याद रखने हैं। टोटल कितने हिम तेंदुए यानी कि स्नो लेपर्ड हैं भारत में, तो 718 है। सबसे ज्यादा लद्दाख में है 477 और सबसे कम है जम्मू कश्मीर में 9। एक टॉम ट्रैफिक इंडेक्स आया था, इसमें बताते हैं सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर कौन सा है, तो टॉप पे लंदन था। भारत से बंगलुरु इसमें 6ठे स्थान पर है। लोकतंत्र सूचकांक पढ़ा था हमने, डेमोक्रेसी इंडेक्स, इसमें भारत 41 नंबर पर है तो टॉप पे नॉर्वे है। इसको जारी किया था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने।
वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की बात करेंगे तो भारत 42 नंबर पे था, टॉप पे अमेरिका था। इसको जारी किया था यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। एक लैंगिक असमानता सूचकांक हमने पढ़ा था, इसमें भारत 108वें नंबर पे था, टॉप पे डेनमार्क था। उसी तरह से मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया था, इसमें भारत 134 नंबर पे था, टॉप पे स्विट्जरलैंड था। और इन दोनों को जारी किया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। एक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया था, इसमें भारत 126 नंबर पे बताया, टॉप पे फिनलैंड था, यूनाइटेड नेशन ने जारी किया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर, अमेरिका, फिर रशिया और चाइना था। फिर मतलब भारतीय सेना को चौथी सबसे मजबूत, सबसे शक्तिशाली सेना बताया था विश्व में। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग आई थी, उसमें भारत 51 नंबर पे था, टॉप पे सिंगापुर है। इसको भी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स आया था, भारत तीसरे स्थान पर बताया, टॉप पे अमेरिका है। और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई मार्केट प्लेस बन गया है भारत का जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, वो पहले स्थान पे साउथ कोरिया का रहा। एक साइबर क्राइम इंडेक्स आया था, इसमें भारत 10वें स्थान पे था, टॉप पे रशिया है। और एक बिल्कुल लेटेस्ट अभी हमने पढ़ा था, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 आया था, इसमें भारत 159 नंबर पर है, तो टॉप पे नॉर्वे है। इसको जारी किया था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने। तो यहाँ पे ये मैंने आपको 2024 के जितने भी इंडेक्सेस इंपॉर्टेंट थे वो सारे आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दिए। तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, यहाँ पे क्रिक एग्जाम चैनल पे पहली बार करंट अफेयर्स देख रहे हैं, तो आपको बता दूं यहाँ पे केवल आपको करंट अफेयर्स ही पढ़ने को नहीं मिलता है। आप देखेंगे करंट अफेयर्स के बीच में मैं आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी पढ़ा देता हूं। जैसे कि अभी देखा मिलिट्री एक्सरसाइज 2024 के जनवरी से लेकर अभी तक जितने भी एक्सरसाइज थे आपको एक साथ रिवाइज करवा दिए। अभी रैंकिंग में भी अभी पिछले 4 महीने के सारे एक्सरसाइज आपको एक साथ रिवाइज करवा दिए। और मेरी कोशिश रहती है कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दे पाऊं, साथ में रिवीजन भी करवा पाऊं, नया कंटेंट भी आपको दे पाऊं। इसी कंटेंट को डिलीवर करने में लोग 1-1 घंटा, 1.5 घंटा लगा देते हैं। तो मुझे आपके टाइम की वैल्यू पता है, उसीलिए मुझे उसको बचाना भी है। तो अपना टारगेट रहता है 25 मिनट के आसपास हम सेशन खत्म कर दें। मुझे आपके लिए क्या करना है, कैसे कंटेंट तैयार करना है, कैसे डिलीवर करना है, वो मेरी जिम्मेदारी है। आपको 2 काम हमेशा करने हैं। एक तो आपको रेगुलर बने रहना है, रेगुलरिटी आपकी तरफ से रहनी चाहिए। आपको कभी भी किसी भी कीमत पे छुट्टी नहीं करनी है। छुट्टी हो जाए तो कैसे भी करके उस डे को कवर करना है, यह आपका प्रॉमिस होना चाहिए। और दूसरा काम, जब भी मैं आपको रिवीजन करवाता हूं तो मेरे साथ साथ आपको बोलना है। बोलोगे तभी आपको चीजें याद होंगी। यह आपका दूसरा प्रॉमिस हो गया। बाकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, अगर आपको ये अपना चैनल पसंद आता है, मेरी मेहनत अच्छी लगती है, तो प्लीज इसे सपोर्ट जरूर करा करें। मैं कभी भी दूसरे चैनल्स की तरह कोई चीज आपको बेचता नहीं हूं कि पीडीएफ ले लो, अपनी बुक आ गई, ये कोर्स आ गया, हर किसी फेस्टिवल पे ये डिस्काउंट आ गया, ये कोड लगा दो, इतना % डिस्काउंट मिल जाएगा। ये ड्रामेबाजी नहीं करता हूं। जो भी देता हूं बिल्कुल फ्री में देता हूं। तो आप लोगों से 1 रुपया नहीं कमाता हूं। तो बस ये चैनल आप ही लोगों के भरोसे है। आप लोग इसे सपोर्ट जरूर करा करें, पैसों से नहीं, अपनेपन से। इसे अपने दोस्तों के साथ में, अपने स्टडी ग्रुप में, जहां पर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, कहीं ना कहीं किसी न किसी दोस्त के साथ आप जुड़े जरूर होंगे जो कि तैयारी में जुड़ा हुआ है। तो वहां पे प्लीज इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे, मुझे भी अच्छा लगे आप लोगों को पढ़ा करके, आप लोगों के साथ जुड़ करके। और इसे लाइक जरूर करना। आज के वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 7000 लाइक का। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिरुल लाओ पैसे पाओ नाम से एक अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तराखंड ने। आप लोग सुनते ही रहते होंगे कि उत्तराखंड में वहां पे जो जंगल है, जो पहाड़ है, वहां पे आग लगती रहती है, अभी भी लगी थी। और फिर उसी के लिए हमने अभी पढ़ा भी था, शायद इंडियन एयरफोर्स ने एक ऑपरेशन बाम्बी बकेट चलाया था उस आग को बुझाने के लिए। और अभी उत्तराखंड सरकार ने उस आग को आगे बढ़ने से कंट्रोल करने के लिए और आगे भविष्य में इस तरह की आग न लगे, आग न फैले, उसके लिए ये पिरुल लाओ पैसे पाओ नाम से एक अभियान शुरू किया है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में। अब क्या होगा इस अभियान में? तो देखो, जंगलों में जो सूखा पारुल है, अब ये पारुल क्या है? तो जो चीड़ के पेड़ होते हैं, जब उनकी पत्तियां सूख कर नीचे गिर जाती है तो उसे पारुल कहते हैं। तो इस अभियान में यही कहा गया कि लोग इन सूखे पारुल को इकट्ठा करके जो भी निर्धारित पारुल संग्रहण केंद्र है वहां तक लेकर के जाएंगे और वहां पे जमा कराएंगे। अब आप कहोगे कि लोग ऐसा क्यों करेंगे, इतने फोकट थोड़ी ना है। तो सरकार ने कहा कि हम इसके बदले में आपको पैसे देंगे। फिर लोगों ने कहा हाँ जाएंगे। और कितना रुपया मिलेगा? 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलेंगे। अब आप सोचोगे ये सब क्यों कर रहे हैं? तो ये जो पारुल होती है, इनकी ज्वलन क्षमता बहुत ज्यादा होती है।
बहुत जल्दी इनमें आग लगती है और बहुत जल्दी जल्दी आग पकड़ते हैं। तो सरकार ये चाहती है कि इस अभियान के थ्रू हम जंगलों से इन पारुल को ही साफ कर दें, इन पारुल को ही हटा दें। अब आप कहोगे कि अभियान हमें समझ में आ गया, लोग पारुल को इकट्ठा करके लाएंगे, सरकार के पास जमा करा देंगे, उसके बदले में लोगों को पैसा मिल जाएगा। लेकिन सरकार इन पारुल का करेगी क्या? तो इन पारुल का कई तरह से उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि घरेलू पशुओं के लिए बिस्तर बनाने में इनका उपयोग होता है, गाय के गोबर में मिलाकर उर्वरक बनाया जाता है, फलों की पैकेजिंग वगैरह में ये काम आते हैं। और वैसे राज्य सरकार ने 25 किलोवाट का एक बिजली संयंत्र यानी कि एक प्लांट भी लगाया है जहां पे इन पारुल का उपयोग किया जाता है एज अ फ्यूल। तो अभियान आपको समझ में आ गया। तो याद रखना उत्तराखंड ने इसको शुरू किया है। अब तो उत्तराखंड की है तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। देखो उत्तराखंड की 2 कैपिटल है। जो इसकी ग्रीष्मकालीन कैपिटल है वो गैरसैंण है और जो इसकी विंटर कैपिटल है वो देहरादून है। मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर है गुरमीत सिंह। आपको याद हो तो अभी देश का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक ये भी उत्तराखंड में खुला है। देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन ये मसूरी उत्तराखंड में किया गया था और इसका नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे रखा है, जिनके नाम पे माउंट एवरेस्ट का नाम है। अभी मक्खन महोत्सव जिसे आप अंडूरी भी बोलते हो ये यहाँ पे मनाया गया था। फूलदेई फेस्टिवल उत्तराखंड में मनाया गया। हरेला फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है, जबकि हरेली फेस्टिवल याद रखना ये छत्तीसगढ़ का है। और अभी मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना ये उत्तराखंड में शुरू हुई थी। उत्तराखंड के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम ये उत्तराखंड के चंपावत जिले में शुरू हुआ था। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। उत्तराखंड का जो माणा गांव है ये देश का पहला गांव बना था, जो कि अभी तक आखिरी गांव हुआ करता था। रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना था उत्तराखंड। और भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा ये उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। और याद रखना देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री बनेगी कहां पे? उत्तराखंड में। कौन बनाएगा? ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी। और उत्तराखंड ने राज्य को 2025 तक ड्रग मुक्त करने के लिए मिशन ड्रग फ्री देवभूमि अभियान शुरू किया था। और प्री प्राइमरी लेवल पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य बना था ये। और उत्तराखंड के देवस्थल में देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप मिलेगा आपको। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर ये भी उत्तराखंड में खुला था। भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य भी उत्तराखंड है। इस एप्लीकेशन को आईआईटी रुड़की की मदद से बनाया गया था। बाकी यहाँ पे राजाजी टाइगर रिजर्व आपको मिल जाएगा, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आपको मिल जाएगा। याद रखना ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिसको पहले हैली नेशनल पार्क कहते थे और अभी इसको रामगंगा नेशनल पार्क कहते हैं क्योंकि इसके बीच में से रामगंगा नदी निकलती है। और अभी ये भी याद रख लेना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने हिमालयन बास्केट एक शुरू की थी यहाँ पे। और स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड ही बना था। तो उत्तराखंड से ये सारे करंट अफेयर्स मैंने आपको इंपॉर्टेंट रिवाइज कराए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारतीय बास्केटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? तो आंसर होगा स्कॉट फ्लेमिंग। तो स्कॉट फ्लेमिंग अभी भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम के कोच बन गए हैं। ये किस देश के हैं? अमेरिका। अमेरिकी बास्केटबॉल कोच हैं ये। और ये किनको रिप्लेस करेंगे या किन की जगह लेंगे? तो सर्बियाई कोच थे अभी तक वेसेलिन मैटिक, ये उनकी जगह लेंगे। तो स्कॉट फ्लेमिंग का नाम याद रखना। भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम के ये अभी मुख्य कोच बन गए, ये याद रखना। आपको याद है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना होती है 1950 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है और प्रेसिडेंट है आधव अर्जुना। वैसे इंटरनेशनली जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे आप फीबा कहते हो, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, उसकी स्थापना होती है 1932 में। हेडक्वार्टर मीज स्विट्जरलैंड में है और प्रेसिडेंट है शेख साउद अली अल थानी। अच्छा, कोच से ही आपको याद दिलाऊं, बिल्कुल ये रिसेंटली अपॉइंटमेंट वाले अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो अभी भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच बने थे, उनका नाम अमूल मजूमदार है। ये भी नए बने थे। वैसे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच आप जानते ही हो, राहुल द्रविड़ है। अच्छा, वैसे भी भारतीय महिला हॉकी टीम के भी नए कोच बने थे, उनका नाम क्या है? हरिंदर सिंह है। लेकिन अगर मैं भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच की बात करूंगा तो वो नाम भी इंपॉर्टेंट है, क्रेग फुलटन उनका नाम है। वो साउथ अफ्रीका से हैं और ये प्रश्न अभी एग्जाम में पूछा गया था। मैं आपको 2-4 बार बता चुका हूं इसके बारे में। वैसे हमारे भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कौन है? इगोर स्टीमैक है। अच्छा, वैसे वो एक वर्ल्ड बास्केटबॉल डे भी होता है, वो भी याद रख लो, 21 दिसंबर को होता है। और अभी पिछले साल जो फीबा वर्ल्ड कप हुआ था, मतलब बास्केटबॉल का जो वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में, उसको जर्मनी ने जीता था सर्बिया को हरा करके। तो वो भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपना वॉलेट एप्लीकेशन लॉन्च किया, तो आंसर होगा गूगल ने। तो अभी गूगल ने अपना एक नया ऐप गूगल वॉलेट इसे अभी भारत में लॉन्च कर दिया है। ये एक डिजिटल वॉलेट है, जिस तरह से एप्पल वॉलेट है उसी तरह से ये काम करता है, जिसमें आप अपने डिजिटल जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं सिक्योरली। अब बात गूगल की है, तो गूगल की स्थापना होती है 4 सितंबर 1998 में। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस में। फाउंडर इसके रहे लैरी पेज और सर्जे ब्रिन। इसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट और इसके सीईओ मतलब गूगल के सीईओ और इसकी जो पेरेंट कंपनी अल्फाबेट उसके सीईओ बने थे सुंदर पिचाई। और आपको याद होगा अभी गूगल ने भारत में डीजी कवच नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य था भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना। उसके अलावा आपको याद होगा इसे गूगल ने किस नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च किया था, तो बार्ड नाम से। फिर इसने इसका नाम बदल के जेमिनी एआई भी कर दिया था, ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 7 मई को। तो हर साल 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे के रूप में मनाते हैं हम। तो विश्व स्तर पर फिटनेस के महत्व के बारे में युवाओं में जागरूकता फैलाने और एथलेटिक्स में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। अच्छा, वर्ल्ड एथलेटिक्स की बात करें तो स्थापना होती है 1912 में। हेडक्वार्टर है मोनाको में और प्रेसिडेंट है सेबेस्टियन कोए। इसी तरह से एक मिलता जुलता दिवस है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे, वो हम 6 अप्रैल को मनाते हैं। और भारत में जो नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है, राष्ट्रीय खेल दिवस, वो मेजर ध्यानचंद जी की जयंती को यानी कि 29 अगस्त को मनाते हैं, तो वो भी ध्यान में रखना। अच्छा, इसी तरह से बीच में एक और दिवस हमारा छूट गया था, वो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, ये 5 मई को मनाते हैं। ये इसको हल्का फुल्का दिवस मत समझना कि ऐसे ही होगा, ये प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश में कोई एग्जाम हुआ था, शायद वहीं पे पूछा था। और अभी कल मैंने आपको मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज लिखने के लिए बोला था, मैंने आपको रिवाइज नहीं करवाया था, तो चलो आज मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। लेकिन कल बहुत कम स्टूडेंट्स ने इंपॉर्टेंट डेज लिखे हैं, तो कम से कम मैं आपसे जो प्रश्न पूछता हूँ उनका तो उत्तर देने की कोशिश किया करें आप लोग, क्योंकि आप चीज़ों को लिखेंगे तो इससे आप ही का फायदा है। क्योंकि मैं आपसे कमेंट में कोई फालतू चीज़ तो लिखने के लिए बोल नहीं रहा कि भाई साहब दिल भेजो, थम्स अप भेजो, ये भेजो, वो भेजो। लिखोगे तो आप ही को बेनिफिट होगा, बाकी जो लिखते हैं फिर उन्हीं को बेनिफिट होता है। ये बात आप लोग अभी समझते नहीं हो। आपको लगता होगा लिखने से क्या होगा, या जब मैं रिवीजन करा रहा हूं तो बोलने से क्या होगा। आप क्या होगा के चक्कर में रह जाते हो। बस भाई फायदा होता है इन चीजों से, अभी नहीं लगता, लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होता है, तब पता लगता है। तो देखो, एक तो आपको याद होगा 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस था, वैसे महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी था। 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस था। 4 मई को कोयला खनिक दिवस और 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस यानी कि फायर फाइटर्स डे। 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया, और अभी मैंने बताया ये 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस भी था, और 5 मई को वो वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे भी हो गया, और 8 मई को एक तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हो गया और विश्व थैलेसीमिया दिवस हो गया। तो ये मई के अब तक के इंपॉर्टेंट डेज, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन बने, तो आंसर होगा आर शंकर रमन। तो लार्सन एंड टुब्रो ग्रुप के नए अध्यक्ष बन गए हैं आर शंकर रमन, इनका नाम है। लार्सन एंड टुब्रो, इसकी स्थापना होती है 1946 में, हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। और एमवी राव भारतीय बैंक संघ के अभी नए अध्यक्ष बने थे। और नवाब सलाम सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, ये अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष बने थे। इसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है। और नवाब सलाम अगर पूछे किस देश से बिलोंग करते हैं तो ये लेबनान के हैं। इनके देश भी याद रखा करो, इस तरह के प्रश्न बन चुके हैं 2 बार एग्जाम में। और अनिल कुमार लाहौटी ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस देश के क्रिकेटर कॉलिन मुनरो ने अभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के बैट्समैन कॉलिन मुनरो ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। और संन्यास की बात है तो आपको याद आएगा साई प्रणीत का नाम, भारतीय बैडमिंटन प्लेयर थे, रिटायरमेंट ले लिया। और उसी तरह से एक केंटो मोमोटा का नाम भी याद रखना, ये भी एक टॉप बैडमिंटन प्लेयर थे, ये जापान से बिलोंग करते हैं, अभी इन्होंने संन्यास ले लिया। और सौरभ घोषाल की बात करें तो इन्होंने भी संन्यास ले लिया। इनका संबंध किस खेल से है, स्क्वैश प्लेयर हैं ये। तो ये भी इंपॉर्टेंट नाम है जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है, रिटायरमेंट। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। और अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, और आप में से कौन कौन वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, शेयर जरूर कीजिएगा
ताकि आपके कमेंट से मुझे भी पता लगेगा कि आप यहाँ पर नए हैं। और बाकी क्विज और पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो चलो कल का हम करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो अभी हम 10 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा किस दिन को अभी विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया? तो आंसर होगा 25 मई। फिर पूछा, अभी भारतीय सेना और वायुसेना ने गगन स्ट्राइक सेकंड अभ्यास का आयोजन कहां पे किया? पंजाब में। फिर पूछा, इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक के तहत प्री बर्नर इग्निशन का सफल परीक्षण कहां पे किया? तमिलनाडु। फिर पूछा, स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर कौन बन गए? जॉन स्विनी। फिर पूछा, अभी वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार के अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे चुना गया? न्यूयॉर्क टाइम्स। फिर पूछा, अभी विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया 8 मई। फिर पूछा, अभी रिपोर्ट आई उसके अनुसार 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान? तीसरा स्थान। फिर पूछा, इंडियन एयरफोर्स ने उत्तराखंड में जंगलों की आग को मिटाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? बाम्बी बकेट ऑपरेशन। फिर पूछ रहे, पवन ऊर्जा स्टेशनों के लिए अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 सालों के लिए बिजली समझौता किया किसने? श्रीलंका। फिर पूछ रहे, अभी मई 2024 में भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहां पे हुई? लद्दाख में। तो चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था बिस्किट यात्रा महोत्सव कहां पे मनाया गया था? आंसर होगा नेपाल में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।